तो 1s का ग्राफ है, 2s का ग्राफ है, 2s का ग्राफ है, 3s का ग्राफ है। अब जरूरी नहीं कि अपन मतलब बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन ही बनाओ, अपन को पता है अपन ऐसे बना सकते हैं, ये ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो उतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो सीधे सीधे ग्राफ बनाते हैं। अब अगर अपन चेक करेंगे तो ये शाई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है। पहले अपन ने शाई वर्सेस आर तो पढ़ा हुआ है, ये शाई स्क्वायर वर्सेस आर के ग्राफ है, शाई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ है, ये भी शाई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ है, ये भी शाई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ है। वी कैन राइट शाई स्क्वायर वर्सेस आर। तो अपन इस टाइप से ग्राफ बना सकते हैं, शाई स्क्वायर वर्सेस आर। अब अगर अपन चेक करेंगे तो जैसे 1s है, नोड इक्वल टू 0, नोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, n माइनस एल माइनस 1 से। सो अपन को पता है हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ नोड्स, दैट इज नोड्स अपन कैलकुलेट करते हैं n माइनस एल माइनस 1 से। तो n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s का वैल्यू 0 होता है, l का l के लिए, और माइनस 1 सो 0 है। अगर 2s होगा तो नोड विल बी इक्वल टू 1, 3s होगा तो नोड विल बी इक्वल टू 2, 2p होगा तो नोड विल बी इक्वल टू 0, 3p होगा तो नोड विल बी इक्वल टू 1। लाइक दैट वी कैन राइट। और भी अपन ग्राफ लिख सकते हैं, दैट इज 4p, 5p। अब जैसे 4p बनाओगे वैसे 5p बना लोगे, 3d को बना सकते हैं और 4d बना सकते हैं। दैट्स ऑल, इतने ही ग्राफ बनाते हैं ताकि अपन को समझ में आ जाएगा कि आपको ग्राफ बनाने कैसे होता है। साई स्क्वायर वर्सेस आर, ये भी साई स्क्वायर वर्सेस आर है, ठीक है। साई स्क्वायर वर्सेस आर ये भी है, और साई स्क्वायर वर्सेस आर वो भी है। तो अब ग्राफ की बात करते हैं। इसमें नोड्स अपन को पता है, नोड्स विल बी इक्वल टू 2, ये नोड्स विल बी इक्वल टू 0, और ये नोड्स विल बी इक्वल टू 1। आप देख सकते हो, आप नोड्स का कैलकुलेशन कर सकते हो। 1s का ग्राफ जो है, बिकॉज अपन ने शाई वर्सेस आर का ग्राफ ऐसे बनाया था, तो ऑब्वियस सी बात है 1s का ग्राफ ऐसे ही रहेगा, बिकॉज आप शाई स्क्वायर करोगे तो इसका एरिया बढ़ जाएगा बस। तो पहले अपन ऐसे कैलकुलेट कर रहे थे एक क्वाड्रेंट में। अगर आप शाई का स्क्वायर, ये शाई वर्सेस आर का ग्राफ था राइट ना, ये शाई वर्सेस आर का ग्राफ था। अभी शाई स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, अपन कहेंगे ये वैल्यू तो पहले से ही पॉजिटिव थी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी। 2s में जरूर एक नोड था, तो अब अपन इस ग्राफ में नेगेटिव साइन नहीं ला सकते, क्योंकि अब अपन को s को पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। वी हैव टू बी लाइक दिस। अगर 2s पहले अपन ने जो पढ़ा था शाई वर्सेस आर में लास्ट क्लास में, वो ऐसे था, ये पॉजिटिव वैल्यू था, ये नेगेटिव वैल्यू था, इसको अपन ने नोड कहा था, है ना। ये नोड्स वो पॉइंट होता है ग्राफ में जो अपन ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, तो अपन ने ऐसे वेव्स ड्रॉ किया। तो ये 1s है, ये एक नोड आ गया, ये 2s है, फिर एक नोड आ गया, फिर 3s है, एक नोड आ गया, 4s है, लाइक दैट। तो इसमें अपन कहेंगे अब पहले तो ये नेगेटिव वैल्यू भी आ रहा था, लेकिन अब कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन का भी अगर स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो ऐसे हो जाएगा, मतलब ये ऊपर ही आएगा। तो अपन ने ऊपर बना दिया, पहले 1s में नीचे आ रहा था, अब अपन ने ऊपर। तो अपन कहेंगे भाई इसमें जो ग्राफ आएगा ये एक नोड, और यहाँ पर जो अपन लिखेंगे तो ये भी एस का ग्राफ है, तो एस का ग्राफ तो हमेशा ऐसे शुरू होगा, तो अपन कहेंगे ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। अब इसमें दो नोड्स आ गए, ये इधर टच नहीं करेगा, बस ये वाले दो नोड्स होंगे। ये 1s हो गया था, ये 2s हो गया था, तो यहाँ पर ये 1s है, ये 2s है, और ये 3s है। तो अपन ने क्या किया था, ये 1s, अब 2s वाला भी ऊपर आ गया और 3s वाला भी ऊपर आ गया, तो अपन ने ऐसे ग्राफ को बना दिया। आप देख सकते हो जैसे इधर में, इधर बन गया ऊपर ही, इधर भी ऊपर, नीचे तो आ ही नहीं सकता। 4s होगा तो अपन इधर भी आएंगे, तो 4s आपने बनाया ही नहीं भाई, 4s ये वाला भी ऊपर बना देता वरना, तो 4s का ग्राफ।
2p के लिए ग्राफ अपन ने जैसे पहले बनाया था वो ग्राफ अभी भी होगा, लेकिन शाई का जो एरिया होगा वो शाई स्क्वायर का एरिया थोड़ा और बढ़ जाएगा, क्योंकि अब हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। 2p के लिए अपन ने, अगर आप याद करोगे तो 3p का ग्राफ अपन ने ऐसे बनाया था, ये 2p था, ये 3p था, मतलब ये 2p था, बीच में एक नोड था और ये 3p था। नोड तो 1 लिखा हुआ है, लेकिन अब अपन को क्या करना पड़ेगा, सिंस स्क्वायर कर रहे हैं तो वहां नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इस वाले पार्ट को भी अपन को ऊपर ही बनाना पड़ेगा। तो अपन कहेंगे ये 2p हो गया एक नोड, और ये 3p हो गया। तो ये 2p है, ये 3p है। तो इसमें तो वैल्यूज हमेशा सिर्फ पॉजिटिव ही रहेंगे, इसमें सिर्फ पॉजिटिव ही रहेंगे, क्योंकि वैल्यू ऑफ शाई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, वो रहेगा। तो 4p में अपन कहेंगे, 4p में क्या फिर अपन मतलब और बना लेंगे इसमें कि भाई ये 2p हो गया, ये 3p हो गया और ये 4p हो गया, ये बन गया अपने में। तो ये 2p हो गया, बीच में एक नोड आया, 3p हो गया, फिर बीच में एक नोड आया, फिर 4p आ गया, तो अपने पास दो नोड्स बनाएगा। 3D बनाओगे तो इसमें एक भी नोड नहीं होगा, तो 3D का जो स्ट्रक्चर, क्योंकि सारे के सारे वेव्स के फॉर्म में बनाने हैं, तो अगर एक भी नोड नहीं है तो इट विल बी लाइक दिस। लेकिन इसका शेप इसके शेप जैसे दिख रहा है, भाई 3D और 2p का शेप तो एक जैसे दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सेम है। इसका एरिया ज्यादा बड़ा होगा देन 2p, 2p छोटा होगा ना, ये सेकंड शेल में वेव बनाएगा, ये थर्ड शेल में वेव बनाएगा। 4D अगर अपन लिखेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, ये 3D हो जाएगा, एक नोड बनेगा और एक 4D बन जाएगा। ये 3D है और ये 4D है, तो ऐसे। तो अपन कहेंगे फिर 3p और 4D में भी तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एरिया का ही डिफरेंस होगा। भाई यहाँ पर एरिया बड़ा होगा 3D का, वहां पर 2p से, लेकिन दोनों के ग्राफ एक जैसे हैं। कई बार अपन से क्वेश्चन में पूछेंगे, बताओ कौन से ऑर्बिटल हैं जिनका शाई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ एक जैसा है, तो अपन बता देंगे 2p और 3D, 4D 4p, इधर 4p लिखो, 4p एंड राइट ना, इधर 3p था, ये 4D है, तो 4p और जो 5D होगा उसका ग्राफ एक जैसा होगा। तो अपन बता सकते हैं किन का ग्राफ एक जैसा होगा। तो इन ग्राफ में अपन ने जो लास्ट टाइम ग्राफ ड्रॉ किए थे वो शाई वर्सेस आर के थे, और इन सभी ग्राफ्स में हमें सिर्फ जो नीचे अपन ऐसे वेव बनाते थे पूरा, तो नीचे वाला वेव इधर नेगेटिव साइन तो हो ही नहीं सकता, इसका सारे वैल्यूज पॉजिटिव है, तो फिर हमें सारे ही पॉजिटिव वैल्यूज उसमें लिखने पड़ेंगे, ये इसके पॉजिटिव वैल्यूज। अपन कहेंगे ठीक है, आपने प्रोबेबिलिटी मुझे जो है यहाँ पर जो फंक्शन है, वेव फंक्शन जो है वो सब पॉजिटिव लेके आ गए, ठीक है। बट अभी भी इन ग्राफ में आप देखोगे तो जनरली अपन को पता है कि अगर आप ऐसे लिखोगे 1s को, तो आप कह रहे हो कि इधर सेंटर में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, और जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा सेंटर से प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। लेकिन हम सबको पता है कि एटम के सेंटर में तो न्यूक्लियस होता है ना, एटम के सेंटर में तो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, ठीक है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो एक तो अपन कहेंगे कि भाई आप इन ग्राफ में 1s के ग्राफ में क्या बता रहे हो, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस में बता रहे हैं, बिकॉज ये वाला पॉइंट तो अपने लिए क्या होगा, ओरिजिन होगा, ये तो न्यूक्लियस होगा एटम का, एक क्वाड्रेंट पढ़ रहे हैं ना अपन, तो एक क्वाड्रेंट में ये तो न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस में आप एस में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बता रहे हो, इसलिए वो ग्राफ सही नहीं होंगे, राइट। सो ये ग्राफ दोनों बिल्कुल, ये सारे ग्राफ मेंस के शीट में भी होंगे, एडवांस के शीट में भी होंगे, सभी में होंगे, ग्राफ तो अपन से पूछ लेते हैं ना, सभी में पूछ लेते हैं, ठीक है, मेंस और एडवांस दोनों के ही शीट में होंगे ये ग्राफ्स। दूसरा अपन बता सकते हैं दैट इज कि भाई एक तो अपन को ड्रॉबैक्स लिख रहे हैं अपन इन ग्राफ्स के, ड्रॉबैक ऑफ दिस ग्राफ। एक तो ड्रॉबैक हो गया कि भाई आप एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो कहां बता रहे हो, सो इन ग्राफ फॉर एस ऑर्बिटल the maximum probability is present in probability is represented in nucleus, present in nucleus, जो कि गलत हो जाएगा, भाई न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, आप मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कैसे बता सकते हो,
और दूसरा ड्रॉबैक जो है वो अपन कहेंगे कि आपने 3s और 2s का साइज ऑलमोस्ट एक जैसा बनाया, 2p और 3p का साइज भी एक जैसा बनाया, 2p 3p 4p इन सब का साइज भी आप एक जैसे बना रहे हैं। सो साइज ऑफ 2s nearly 3s or the size of 2p is nearly 3p is nearly 4p is nearly like that, तो वो चीज ठीक नहीं है, इज नॉट करेक्ट। क्योंकि जैसे जैसे अपन कहेंगे इज नॉट करेक्ट, जैसे 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 2p का साइज छोटा होगा 3p से, 3p का साइज ऑब्वियसली बात है, टू सेकंड शेल का साइज छोटा होगा थर्ड शेल से, तो शेल्स जो होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए, सेल्स जो होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, सो एवरीबॉडी गॉट इट। तो अपन बता सकते हैं भाई अपन को क्या बताना है। तो अपन कहेंगे ठीक है, अब ड्रॉबैक को आप रिफाइन कैसे करोगे, रिफाइनमेंट भाई, आप ड्रॉबैक तो लिखा अपन ने, अब रिफाइनमेंट कर देते हैं ड्रॉबैक्स का, कि ये जो ड्रॉबैक्स है इनको रिफाइन कर देते हैं। तो अगर अपन ड्रॉबैक करेंगे, रिफाइनमेंट देखते हैं अपन, तो उसमें अपन बता सकते हैं फर्स्ट पॉइंट वाले में, इन ग्राफ फॉर एस ऑर्बिटल द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो अपन कहेंगे ये बात तो सही है कि अगर अपन एस ऑर्बिटल ले लेते हैं तो एस ऑर्बिटल में तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता भाई, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, हाउ कैन देयर विल बी अ इलेक्ट्रॉन। तो अपन क्या करेंगे कि भाई अगर किसी इलेक्ट्रॉन को, वी नो दैट अपन ने हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल में डिस्कस किया था कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है अपने पास फर्स्ट शेल में, तो बोर थ्योरी में आपने पढ़ रखा है कि जैसे जैसे अपन दूर जाते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज होता है। आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ऐसे पढ़ा हुआ है ना, v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू z/n। अगर n का वैल्यू बढ़ेगा, शेल का नंबर बढ़ेगा, तो वेलोसिटी कम होगा। तो अगर मैं फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को इधर अंदर लेके आता हूं, अगर मैं अंदर लेके आता हूं, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में अपन ने कैलकुलेट किया है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, अगर ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस को टच करेगा तो फिर उसकी वेलोसिटी एटलीस्ट 100 टाइम्स ज्यादा होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट से। और हम सबको पता है कि लाइट के वेलोसिटी से ज्यादा कभी कोई वेलोसिटी हो ही नहीं सकती। तो अगर इलेक्ट्रॉन को टच करना है तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 100 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस को टच नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है न्यूक्लियस को टच क्या हो तो बहुत दूर होगा इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड भी एक ऐसा रीजन होगा जहां इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इससे तो कम ही होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट से, किसी की भी वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम होगा। तो हम क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, फिर हमें ये बात तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस को टच नहीं कर सकता तो अपन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एस ऑर्बिटल में सेंटर में नहीं बताएंगे, अपन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सेंटर में नहीं बताएंगे, अपन बताएंगे कि न्यूक्लियस से दूर होगा। तो अपन क्या करेंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए कि भाई फिर इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होगा, अगर सेंटर में प्रेजेंट नहीं है तो फिर कहां प्रेजेंट है। तो अपन कहेंगे इस शेल को ना, इस रीजन को, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर एक छोटा सा ऐसा वॉल्यूम ले लेते हैं अपन, एक छोटा सा वॉल्यूम ले लेते हैं जिसको अपन डीवी बोल देते हैं, और वो थिकनेस उसका डीआर ले लेते हैं, छोटा सा थिकनेस डीआर, दैट इज रेडियस है। सो डीआर ले लेते हैं थिकनेस। अपन कहेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में घूम सकता है, इससे ज्यादा पास जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर यहाँ कहीं आएगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर इसको टच करेगा तो 100 टाइम्स होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट से।
मतलब इसके जैसे जैसे पास आएगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, विच इज इम्पॉसिबल। तो इलेक्ट्रॉन कम से कम इतना दूर तो रहेगा ही रहेगा, सो दैट इट्स वेलोसिटी इज 2.18 into 10 to the power of 6 मीटर पर सेकेंड, और वो ये रीजन होगा जिसके जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल तो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को पूरा एस ऑर्बिटल नहीं मिलने वाला ये, इसमें एक बीच में न्यूक्लियस भी होगा, और इससे दूर एक अपन रीजन ले लेते हैं स्पेरिकल रीजन, जिसमें ये वॉल्यूम हो गया अपने पास, इस वॉल्यूम में कहीं इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब अपन ने पूरा ये रीजन, पूरा एस ऑर्बिटल का रीजन नहीं दिया उसको, हमने न्यूक्लियस के अराउंड एक ऐसा छोटा सा वॉल्यूम ले लिया जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। सो इस ड्रॉबैक, जो वेरी फर्स्ट ड्रॉबैक था ना, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, electron probability in s orbital around the nucleus, the orbital is, जो अपने पास s ऑर्बिटल है, अपन उस ऑर्बिटल को एक छोटे से, the orbital is divided into the small volume around the nucleus, है ना, अपने लिखा हुआ है ऑर्बिटल is around the nucleus, the orbital is divided into small volume अपन dv ले लेते हैं of thickness, अब उसका कुछ एक रेडियस भी ले लेते, थिकनेस ले लेते हैं उसका, ऑफ थिकनेस dr, ये उसका थिकनेस है। तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर आपने एस ऑर्बिटल को क्या किया कि जो अपन पूरा एक स्फेरिकल शेप ले रहे थे, अपन ने स्फेरिकल शेप कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई ये एक एस ऑर्बिटल हो गया, इसमें सेंटर में तो न्यूक्लियस होगा, तो ये जो वॉल्यूम है ना ऊपर, जो इसके साइड में जो है, इसको एस ऑर्बिटल को एक छोटा वॉल्यूम में, न्यूक्लियस से दूर एक छोटे वॉल्यूम में अपन इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में जो वॉल्यूम है, खाली जगह है, मतलब एक ऐसे अपन ने न्यूक्लियस ले लिया, एक छोटा टेनिस बॉल्स और वो ये फुटबॉल, तो टेनिस बॉल को अपन ने फुटबॉल के अंदर रखा, और टेनिस बॉल के अंदर एक छोटा सा बॉल और रखा हुआ है। तो इसके अंदर जो रीजन होगा, ये वाला खाली रीजन होगा, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन हो भी नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, टेनिस बॉल और फुटबॉल के बीच में जो एक वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम में हो सकता है। तो दिस इज वॉल्यूम डीवी, स्मॉल वॉल्यूम, इसको अपन डीवी बोल देते हैं, और इसका जो थिकनेस है वो अपन डी आर ले लेते हैं, इसके थिकनेस को डी आर बोल देते हैं। तो इसका न्यूक्लियस से जो इसका रेडियस होगा, अगर अपन इसका रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो आर ले लेते हैं, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो आर प्लस डी आर ले लेंगे। तो ये वाला डी आर है, और यहां से यहां तक आर है, तो अपन आर प्लस डी आर वो बड़े वाले का रेडियस हो जाएगा। तो अब अगर अपन को स्मॉल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, सो डीवी विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, इसको अपन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर लिख देंगे, तो अपन को मिल जाएगा, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, माइनस कर देते हैं। तो इसको वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर और स्मॉल स्फीयर, तो लार्जर स्फीयर के लिए रेडियस ले लेंगे अपन दिस आर प्लस डी आर, और स्मॉलर वन के लिए अपन रेडियस ले लेंगे आर, और माइनस करके बता देते हैं। तो डीवी इज द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ थिकनेस, ये जो वैल्यू है खाली जगह, दिस इज डी, जो ये खाली जगह पे मिली है, दिस इज डी, उसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो अपन रेडियस लिखते हैं और कैलकुलेशन करके देखते हैं फिर हमें क्या मिलेगा। ये बहुत छोटा, मतलब थिकनेस जो होगा वो काफी छोटा होगा, इसलिए अपन ने डी आर लिखा उसको। हाँ, वॉल्यूम जो होगा उसका वो टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में काफी छोटा होगा, इसलिए अपन ने इसको वॉल्यूम डीवी लिखा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ लिखने के लिए।
सो आई विल राइट दैट dv विल बी इक्वल टू, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा क्योंकि उसका जितना रेडियस होगा, तो ये डी आर का क्यूब है ना, स्मॉल वाले का ये डी आर का क्यूब हो गया, और एक बार माइनस कर लेंगे अपन छोटे वाले का, तो 4/3 पाई आर क्यूब ये छोटे वाले का वॉल्यूम हो गया, तो इसको माइनस करके और कैलकुलेट करके बता देंगे अपन। ठीक है ना, ये वाला आपके पास ऐसे होगा। तो आप कैलकुलेट करो, अब ये तो डी आर का क्यूब तो अपन को आता है कैसे एक्सपेंशन करना है इसका, सो 4/3 इंटू पाई आर क्यूब प्लस डी आर क्यूब प्लस 3r² डी आर और प्लस 3r डी आर स्क्वायर माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब अपन लिखेंगे, इसमें अपन बता देते हैं भाई, सिंस डी आर इज वेरी स्मॉल है ना, डी आर इज वेरी स्मॉल, सो डी आर स्क्वायर तो और भी छोटा होगा और डी आर क्यूब बहुत छोटा होगा, कैन बी निग्लेक्टेड। तो अपन क्या करेंगे, ये डी आर बहुत छोटा होता है इसलिए अपन डी आर क्यूब और डी आर स्क्वायर को निग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अपन निग्लेक्ट कर लेते हैं। अगर उन दोनों पार्ट को निग्लेक्ट करोगे तो आपको बचेगा 4/3 पाई, इसमें लिखेंगे अपन आर क्यूब प्लस 3r² डी आर माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। सो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो व्हाट आई गॉट इज 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 इंटू 3r² डी आर माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। ये और ये तो कैंसिल हो गए, 3 भी कैंसिल हो गया, सो व्हाट आई गॉट इज दैट dv विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इधर पाई नहीं लिखा हमने, पाई r² डी आर। ये लो भाई अपने पास। तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए dv वर्सेस डिस्टेंस में। dv वर्सेस क्यों, क्योंकि इस रीजन में कहीं इलेक्ट्रॉन होगा जो वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा होगा, तो अपन को इस रीजन वर्सेस r के फॉर्म में ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए। तो अपन को क्या करना चाहिए, हमें ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए, दिस इज कॉल्ड, ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो फिर वी मस्ट राइट अ ग्राफ बिटवीन द ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वर्सेस आर। ये थर्ड टाइप का ग्राफ था अपना, बिटवीन that is 4/4 pi r² dr versus probability density function versus that is r, the distance from the nucleus, from the nucleus. तो अब जो ग्राफ अपन ड्रॉ करेंगे वो 1s का ग्राफ, 2s का ग्राफ, अब देख लेते हैं अपन क्या करना है अपन को। ये 1s का ग्राफ मान लेंगे, ये 2s का ग्राफ हो जाएगा, ये 3s का ग्राफ है, ये 4s का ग्राफ है। पहले अपन s के ग्राफ लिखेंगे, तो ये 1s का ग्राफ है, ये 2s का ग्राफ है, ये 3s का ग्राफ है, ये 4s का ग्राफ है। नोड अपन को पता है, इसमें नोड 0 होता है, इसमें नोड 1 होता है, इसमें नोड 2 होता है और इसमें नोड 3 होता है। ये 4 पाई r² डी आर, वो स्मॉल रीजन स्मॉल वॉल्यूम वर्सेस ये r, ये भी 4 पाई r² डी आर वर्सेस r, 4 पाई r² डी आर वर्सेस r, ये भी वही है 4 पाई r² डी आर वर्सेस r। ये ग्राफ है जो अपन को ड्रॉ करना है। अगर डी आर को ही निगलेक्ट कर देंगे तो, अगर आप डी आर को निगलेक्ट कर दोगे तो फिर
एक ही डीआर को निगलेक्ट कर दो तो फिर बनाने का फायदा क्या? डीआर को थोड़ी निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने बनाया है इसका मतलब डीआर का वैल्यू होगा, डीआर स्क्वायर कर सकते हो, डीआर डीआर को थोड़ी निगलेक्ट कर सकते हैं। तो डीआर को निगलेक्ट नहीं कर सकते आप, वही निगलेक्ट कर दिया तो बचा क्या? खत्म हो गया। तो अपन कहेंगे इधर अपन लिखेंगे, अब ऑब्वियस सी बात है, अब अपन न्यूक्लियस में तो जीरो ही बताना पड़ेगा क्योंकि हम तो न्यूक्लियस से दूर कहीं इलेक्ट्रॉन बना प्रेजेंट है, तो अपन कहेंगे न्यूक्लियस है और उसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा उससे दूर ही प्रेजेंट है। तो ऐसे ग्राफ यहाँ पर न्यूक्लियस था, अब न्यूक्लियस में अपन ने तो रीजन यहाँ पर बनाया है, ये जो रीजन अब यहाँ पर बता सकते हैं, ये जो हाइट होता है ना इसका मैक्सिमम, ये होता है मैक्सिमम द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। दिस इज द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, ये डीआर था जो अपन ने बनाया। अगर अपन हाइड्रोजन एटम के लिए लिखेंगे तो ये जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस होगा ना, दिस विल बी 0.53 एंगस्ट्रॉम, मतलब 0.529 एंगस्ट्रॉम, जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा 1s में। तो ये पहले अपन क्या कर रहे थे, यहीं से शुरू कर लेते, ग्राफ यहाँ पर मैक्सिमम था, क्यों? क्योंकि अपन अज्यूम कर रहे थे कि एस के न्यूक्लियस में मतलब सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो उसी को तो ड्रॉबैक को रिफाइन करने के लिए अपन ने क्या किया, उसको स्मॉल वॉल्यूम में डिवाइड किया। अब नेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है, अपन नेक्स्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट में 2s होगा, तो ये 2s का ग्राफ है और ये 3s का ग्राफ, 1s एंड 2s, ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, दोनों के बीच में नोड है, ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 3s हो गया। ऑब्वियसली बात है, 1s का साइज छोटा होगा 2s से, 2s का साइज छोटा होगा 3s, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शंस आ गए। जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ेगा साइज भी बढ़ेगा। ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 3s हो गया और ये 4s हो गया। लाइक दैट वी कैन राइट, ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है, ये 4s। 1s और 2s के बीच में एक नोड, दो नोड्स, तीन नोड्स हो गए, तो 3 नोड्स लिखेंगे, 3 नोड्स। तो जो s ऑर्बिटल में अपन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सेंटर में बता रहे थे वो रिफाइन हो गया। अब अपन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सेंटर में नहीं बताएंगे। दैट इज व्हाट वी रिक्वायर। ये मोस्ट मॉडर्न ग्राफ्स है। अब अपन एक बार 2p के लिए भी चेक कर लेते हैं, सो दैट क्योंकि मोस्टली ग्राफ इसी में से आता है, थर्ड वाले से। बट ग्राफ कोई भी पूछ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ थर्ड वाला ही आएगा, कोई भी पूछ सकते हैं, पर को ये ध्यान देना है कि ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पूछा है तो शाई स्क्वायर होगा, डेंसिटी के बाद फंक्शन भी लिखा हुआ है तो 4πr² dr वर्सेस r। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब अपन 2p का ग्राफ देख सकते हैं। 2p का ग्राफ होगा, 3p का ग्राफ होगा, 4p का ग्राफ होगा और 5p का। ये यहां पर अपन ये 2p लिख लेते हैं, ये 3p लिख लेते हैं, 4p लिख सकते हो आप, या 3d लिख सकते हो, और यहां पर आप लिख सकते हो 4d। बस इतने ग्राफ, बाकी आप अपने आप बना लोगे। पी का ग्राफ जैसे पहले था वैसे ही रहेगा क्योंकि उसमें कोई गड़बड़ था ही नहीं, बस थोड़ा साइज में डिफरेंस होगा। 1s और 2p का ग्राफ एक जैसा है, लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस अलग अलग होगा, क्योंकि 1s तो न्यूक्लियस के पास होगा लेकिन 2p न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा। ये जो डिस्टेंस आएगा ना ये वाला, ये 2p का बड़ा डिस्टेंस होगा 1s से, क्योंकि 1s यहाँ कहीं आएगा वो ऐसे करके, और 2p ऐसे आएगा, वो न्यूक्लियस से काफी दूर होगा। तो 4πr² dr वर्सेस r 3p में अगर लिखेंगे तो देयर इज नो वन नोड, तो फिर लिखेंगे भाई 3p है, 2p है, ये 3p है, सो ये 2p है और ये 3p। फंक्शन मतलब ये छोटा होगा इससे, और ऐसे ही अगर 4p लिखेंगे तो 2p छोटा होगा 3p से, 3p छोटा होगा 4p से। ये फंक्शन हो गया 4πr² dr वर्सेस r।
ये 2p छोटा है 3p से, 3p छोटा है 4p से, इसमें नोड्स 2 आ रहे हैं। 3D की बात करूंगा तो 3D में इट विल बी लाइक दिस, उसमें नोड्स एक भी नहीं होगा, नोड इक्वल टू 0, आर स्क्वायर डी आर वर्सेस आर। और अगर 4D लिखूंगा तो ये 3D हो गया, ये 4D हो जाएगा। ठीक है, बाकी अपन को पता है क्या करना, 4D हो जाएगा बाय आर स्क्वायर डी आर वर्सेस आर का ग्राफ। इस टाइप से अपन ग्राफ्स बना सकते हैं। अब जब आप सभी ग्राफ को कंपेयर करोगे ना आपस में, तो काफी सारे ग्राफ एक जैसे होंगे, तो वो भी क्वेश्चन अपन से पूछना, बताओ शेप ऑफ कौन से ग्राफ एक जैसे होते हैं। 2p 3D अपन को पता है एक जैसे होता है, सो 1s 2p 3D ये सभी ग्राफ एक जैसे लग रहे हैं, 4f को एक जैसे लगेंगे। अब बना के लिखूंगा और फिर अपन लिखेंगे इसमें, जैसे ये ग्राफ्स हैं, तो आप ना एक बार चेक कर लेना कि किसका ग्राफ कैसे लग रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम श्रोडिंगर इक्वेशन में अपन को इस टाइप से ग्राफ आएंगे, अपन ग्राफ बता देंगे ग्राफ। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमको मॉडल ऑफ एटम में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही पूछते हैं, वो भी 1 क्वाड्रेंट का, बाकी नहीं पूछेंगे। बाकी हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ नोड्स, ये सब पूछते हैं। दैट इज क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स में वेरिएबल से ग्राफ पूछेंगे बस। दूसरा अपन लिखेंगे इसमें, अब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे वापस चलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको बताया द रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। मैंने आपको एक आफ्बा प्रिंसिपल बताया, ठीक है। मैंने आपको एक हंट्स रूल बताया ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, राइट। तो थर्ड ग्राफ में क्या लिखा अपन ने, हाँ कोई बात नहीं चलेगा, 4p हो 3p 4, अब 4p का ग्राफ है तो ऑब्वियसली बात है अपन ऐसे बताएंगे। और थर्ड वाला अपन लिखेंगे दैट इज हंट्स रूल के बाद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं बताया, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मैंने आपसे कहा था कि ये भी होता है, वो अपन पढ़ेंगे आफ्टर क्वांटम मैकेनिक्स। ये बताना है मुझे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आफ्बा प्रिंसिपल में अपन ने सीखा था कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वैसे लिख के 1s 2s 2p और 2 बार 1 1 2 बार 2 2 2 बार 3 3 2 बार 4 4 ऐसे क्रॉस करके और फिर अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। रिमेंबर दैट। हंट्स रूल में अपन ने कहा था कि भाई जो भी ऑर्बिटल है किसी भी शेल का, ऑर्बिटल जो है, तो मान लो अपन को D7 लिखना है, तो पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन लिखना। जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उसके बाद ही आप पेयरिंग करना किसी दो में, इन दोनों में नहीं करना, किसी दो में करो, क्योंकि ऑल आर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, किसी में भी पेयरिंग करोगे वो पेयर है, करेक्ट। बट वो थोड़ा सीक्वेंस सिमेट्री के लिए अपन सोचते हैं कि कोई भूल ना जाए, इसलिए पहले इसमें करते हैं अपन, फिर इसमें करते हैं, फिर इसमें, इस टाइप से। अदरवाइज ऑल आर करेक्ट बिकॉज दे आर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। सो इसमें अपन ने सीखा था कि क्यों मैक्सिमम ऐसे। और हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है कि जैसे मान लो अपने पास P4 गिवन है, तो ऐसे ही क्यों लिखें, ऐसे क्यों, ये भी तो अच्छा था। ऐसे लिखूंगा तो भी तो मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे ही क्यों लिखना है, ऐसे क्यों नहीं लिख सकता। तो अपन कहेंगे हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हाँ, तो उसने ऐसा क्यों किया होगा, उसने ऐसा इसलिए किया कि अगर अपन हर एक ऑर्बिटल में अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को रखेंगे ना, तो इन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन कम होगा, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव चार्ज हैं, दोनों ही नेगेटिव चार्ज।
तो पहले आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे प्लेस करो कि उनमें मिनिमम रिपल्शन हो, क्योंकि रिपल्शन अगर कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसलिए उसने कहा था कि आप पेयरिंग तब तक नहीं करना जब तक कि हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता, क्योंकि जैसे ही पेयरिंग होगी, जैसे ही पेयरिंग होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इनका नेगेटिव चार्ज है ना, वो रिपेल करेगा। क्योंकि हमने यहां पर कहा था कि इनके मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए ये स्टेबल होते हैं। हाँ तो ठीक है, अपोजिट स्पिन की वजह से ये अट्रैक्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे को। हमने कभी ये नहीं कहा कि इनका चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज तो रहेगा ही इलेक्ट्रॉन। तो पेयरिंग करने से मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल होता है, चार्ज कैंसिल नहीं होता। तो पहले इसमें क्या होगा, दोनों एक साथ रिपल्शन, दो नेगेटिव चार्ज का रिपल्शन, दो नेगेटिव चार्ज का रिपल्शन। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज के रिपल्शन ज्यादा है, यहाँ एक ही नेगेटिव चार्ज का रिपल्शन होगा, और ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में हैं, तो इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि अगर एक पी एक्स पे ऑर्बिटल पे होगा तो दूसरा पी वाई एक्सिस पे होगा, तो फिर उस केस में इनमें डिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो रिपल्शन नहीं होगा। इसमें सिर्फ इस पेयर में रिपल्शन है, नेगेटिव चार्ज का इसमें दोनों पेयर में रिपल्शन है, इसलिए रिपल्शन की वजह से इसमें ज्यादा रिपल्शन है, इसलिए अनस्टेबल है। इसमें कम रिपल्शन है, ये ज्यादा स्टेबल है। तो रिपल्शन की वजह से हंस ने कहा था कि भाई आप पहले हो सके तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही डालना ऑर्बिटल में, ताकि उनमें मिनिमम रिपल्शन रहे, और जब सभी में एक एक आ जाए तो उसके बाद पेयरिंग करना अपनी मजबूरी होगी, बिकॉज वी हैव टू पेयर टू अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन्स। ये था हंस। तो रिपल्शन की वजह से मैंने वहां पर रिपल्शन एक्सप्लेन नहीं किया था आपको, उस टाइम आप समझते भी नहीं उस पार्ट को। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जब मैं तभी बोलूंगा जब मुझे लगेगा कि अब आप समझ लोगे उसको। तो क्यों अपन ऐसा करें, ये बात है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कोई ज्यादा मतलब ऐसा कुछ है नहीं, बस इसके हिसाब से क्या होता है, द टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, इन एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब एक बॉक्स, ये दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉक्स को अपन एक ऑर्बिटल बोलते हैं, बॉक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अपन लिखते हैं उसको बोलते हैं। तो द टू इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल जो ये है, cannot have same value for all four quantum numbers। तो अपन कहेंगे उसमें क्या, इसको लिखने की जरूरत ही क्या थी, ये कोई प्रिंसिपल है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है इसमें कुछ है, वो तो पहले से पता है मुझे। ये अगर 1/2 है इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू -1/2 आएगा। ये तो वैसे भी नहीं हो सकता भाई, ये +1/2 लेगा अपन ने अप स्पिन, तो ये डाउन स्पिन -1/2 लोगे, तो क्वांटम नंबर के सेम वैल्यू तो वैसे भी नहीं हो सकते। तो उसमें कौन सा नया प्रिंसिपल बता दिया? तो अपन कहेंगे, लेकिन अपन को इस प्रिंसिपल ने ये बता दिया कि एक ऑर्बिटल में, एक ही ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। मतलब अगर अपन से कोई पूछेगा कि मेरी मर्जी मैं ऐसे लिखूंगा, बताओ क्या गलत है, तो अपन कहेंगे हंट्स रूल को, आप पॉलिश प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हो। एस का एक ही ऑर्बिटल है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते आप। एस का एक ही ऑर्बिटल है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन नहीं रख पाओगे। क्यों? क्योंकि अब इसमें एस का वैल्यू का +1/2 ये है, और ये भी +1/2 है। अब इसमें चारों क्वांटम नंबर के वैल्यू सेम आ सकते हैं। नो टू इलेक्ट्रॉन मतलब दो इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर के सारे वैल्यू सेम हो सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं कि मेरी मर्जी, मैं तो कहूंगा कि चलो भाई लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, मेरी मर्जी मैं तो ऐसे लिखूंगा, क्या कर लोगे तुम? लिथियम होना चाहिए ऐसे, ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मेरी मर्जी मैं तो ऐसे लिखूंगा। या नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरी मर्जी मैं तो ऐसे लिखूंगा, बताओ क्या गलत है? अपन कहेंगे आप ना एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 के रख सकते हो, नहीं मेरी मर्जी में रखूंगा, बताओ क्या प्रॉब्लम है? तो अपन कहेंगे भाई आपको प्रॉपरली अपन को बताना पड़ेगा, वी आर वायलेटिंग द पॉलिश प्रिंसिपल। हम एक ऑर्बिटल में, एक बॉक्स में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख पाएंगे। तो अपन कहेंगे मार लो मेरी मर्जी ऐसे रखा, तो अब बताओ तो क्या हो जाएगा?
कैसे वॉयलेट किया मैंने, तो अपन कहेंगे ये 1s है, तो एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, मान लो अपन ने एक इलेक्ट्रॉन की इसकी बात कर ली, तो इसके क्वांटम नंबर्स लिखते हैं, n का वैल्यू 1 हो जाएगा, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0, s का वैल्यू +1 है। और इस वाले इलेक्ट्रॉन का ये भी 1 है सर, सो n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0 और s का वैल्यू +1 है, दोनों से। तो फिर ये वॉयलेट हो गया। आप दो इलेक्ट्रॉन का एक जैसा वैल्यू नहीं लिख सकते क्वांटम नंबर्स का। द टू इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल cannot have same value for all quantum numbers। तो ऑर्बिटल्स में जो बॉक्स है उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन गिवन है, उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए, या जो भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, उस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स का वैल्यू सेम नहीं हो सकता। यहां तो हो रहा है भाई, जो तुम लोग लिख देते हो ना, एक डॉट बना देगा, एक मतलब ऐसे कर देगा, ये ध्यान रखो यार, वरना अब बनाओगे तो मैं नाम बोलना शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे नाम दिख जाता है ना, उसमें आता है सबके, कोई अगर नाम लिखता है तो उसको कोई डाउट है तो पूछ लो, और नहीं तो फिर मतलब मैं फिर ऑब्वियस सी बात है, बोर्ड पे पढ़ाना शुरू करूंगा कुछ भी नहीं लिख पाऊंगा, और नोट्स भी नहीं मिलेंगे तो मैं लिखना भी पड़ेगा। अभी कम से कम चलो आपको नोट्स मिल जाएंगे, बाद में अगर कोई छूट गया तो वो हो गया, बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो फिर थोड़ी तुमको नोट्स मिलने वाले, फिर तो आपको बोर्ड पे लिखना पड़ेगा जैसे क्लास में लिखते हो। वैसे भी शायद नेक्स्ट क्लास से मैं आपको बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। इसमें मैं खुद ही लिखता रहता हूँ, तुम लोगों का पता नहीं मुझे, शक्ल दिख रही होती तो देख के बता दूंगा फेस की, भैया किसको समझ में आया, किसको नहीं आया, किसके ऊपर से गया। चलो तो फिर अपन मतलब ऐसे हंस लो, वो अपन ने लिख लिया। अब अपन बात करेंगे थोड़ा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब में से इससे बता दिया मैंने, ये तो रूल्स है कि भाई हमें मतलब ये वो बताना कि क्या वॉयलेट कर रहे हैं हम। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप कुछ भी गड़बड़ करोगे ना, कि ऑर्बिटल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आप रखने की कोशिश करोगे तो आप पॉलिश प्रिंसिपल वॉयलेट करोगे। हंस रूल आपको पता है कि जब तक पेयरिंग तब तक नहीं करना जब तक कि हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा लिखेंगे तो अपन बताएंगे भाई, ऐसा लिखोगे यू आर वायलेटिंग हंस रूल। ये भी वायलेट्स हंस रूल, है ना, हंस रूल को बनना। अब अपन मान लेते हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और अब थोड़ा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैसे तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया। अगर मेरे पास ऐसे लिखना है तो इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2 2s2 2p5। अगर ये दो बार 2 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इधर भी 2 है इधर भी 2 है, एक ही बार लिखोगे इधर सामने तो भी चलेगा। अगर मेरे पास ऐसे लिखना है, ठीक है, मैंने लिखा हमारे पास गिवन है, सपोज तो दूसरा एटम ले लेते हैं, मेरे पास सोडियम। तो आई विल राइट दैट 1s2 2s2 p6 3s1। मेरे पास स्कैंडियम गिवन 21 होता है, 1s2 2s2 p6 3s2 p6, फिर 4s2 और 3d1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऑफ प्रिंसिपल से चेक कर सकते हैं। मेरे पास है, मैंने 25 होता है। Again, we'll write that 1s2 2s2 p6 3s2 p6 4s2 और
3d5 मेरे पास ni गिवन है और उसमें 28 होता है, तो 1s2 2s2 p6 3s2 p6 4s2 3d8 लाइक दैट अगेन। अब मैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एल्यूमिनियम लिख सकता हूं, एटॉमिक नंबर 13। अब आप लिखोगे इसमें। अब मान लेते हैं मैंने यहां पर लिखा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज फ्लोरीन नेगेटिव, तो इसके 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 1s2 2s2 p6, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड किया मैंने। अगर मैं लिखूंगा सोडियम पॉजिटिव, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मुझे यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। सो 1s2 2s2 p6 ये बन गया। दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जैसे हो गए। अगर दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जैसा होता है तो फिर इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी बोलते हैं, बिना एक जैसा इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसको लिखता हूं स्कैंडियम को, मुझे लिखना है स्कैंडियम +2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ऑब्वियसली 19 होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 1s2 2s2 p6 3s2 p6, और अब अपन इलेक्ट्रॉन किससे निकालेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो फिर कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन अपन इससे नहीं निकालने वाले, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। सो द 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोर्थ शेल, ये वाला तो थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन है, हमें फोर्थ शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द last shell is easier as compared to removal of electron from the second last inner shell। तो मैं इसमें लिखूंगा 4s0। आप नहीं भी लिखोगे 0 तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली 3d1 लिख सकते हो, चलेगा। अब अगर इसमें मैंने लिखा स्कैंडियम +3, हाँ तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 1s2 2s2 p6 3s2 p6, और फिर ये भी 0 हो गया, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन पहले ही निकल, 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकालूंगा पहले और 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकालूंगा, तो इतना ही बचेगा। अगर मैं इसमें लिखता हूं सपोज Mn, तो Mn तो 25 था, Mn +2 लिखने वाला हूं। +2 मतलब अब 23 बचेंगे। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, प्लस लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो अब इधर देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही चीज जो यहां की मैंने वही चीज यहां करूंगा। 1s2 Mn में, इधर तक तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाला पार्ट 18 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं वो 18 इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं आर्गन से। मेरे पास आर्गन 18 हो गया है, ये Ar है और ये 18 इलेक्ट्रॉन, और मेरे पास क्या था ये 4s2 3d5। तो मैं +2 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा। आई विल रिमूव दीज 2 इलेक्ट्रॉन, रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोर्थ शेल। अब अगर मान लो मुझे ऐसे गिवन है, तो आप मुझे बताओ कि इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा या अंदर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन, किस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा? 1 को या 2 को? ऑब्वियसली बात है 1 को, वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा। फोर्थ शेल का इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर होगा थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने फोर्थ शेल से निकाला। अब अगर मान लो इसी में मुझे गिवन होता ऐसे Mn है और मैं इसमें +3 लिखता, तो ये इधर 18 इलेक्ट्रॉन था, आर्गन 18, 2 इलेक्ट्रॉन तो इससे निकलते भाई। अब आपको 22 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना, तो इससे फिर पूछे, इसमें देखेंगे पर इसमें नहीं देखेंगे। इसमें ये 20, अब इसको +3 बनाना है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो मैं पहले 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल से निकालूंगा, तो 2 निकल गए। अब मुझे +3 बनाना था, तो एक और इलेक्ट्रॉन इससे निकालूंगा, तो पहले 2 इससे निकाल दूंगा, एक इससे निकाल दूंगा, तो D4 बचेगा।
मतलब इसमें अब मैं क्या करूंगा, D4 बन जाएगा मेरे। तो अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बचेगा मेरे पास, अब ये 4s0 लिखना जरूरी नहीं है, दो इससे निकाल दिए और एक इलेक्ट्रॉन डी से निकाल दिया इनर्शिया से। तो Mn2+ में पहले अपन फोर्थ शेल से, मतलब जब अपन को किसी से आयनाइजेशन करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को हटाना है, तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा क्वांटम नंबर किसके पास है, उससे इलेक्ट्रॉन बनता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 p6 3s2 p1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर एल्यूमिनियम को +3 लिखना है तो एक इलेक्ट्रॉन इससे निकालूंगा, दो इससे निकालूंगा, तो एल्यूमिनियम +3 होगा। तो आइंस में क्या लिखना है अपन को वो पता चल गया। ठीक है, अब तो मुझे लिख के बताओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Fe26 होता है, तो तुम मुझे Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ और Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ। व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe, आपको गिवन है Fe2+ क्या होगा और Fe3+ क्या होगा, वो आपको लिख के बताना है। Fe2+ और Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ। आप ऐसे लिख सकते हो ना, 18 इलेक्ट्रॉन सोचेंगे ए आर में इतना, और आपने 4s2 3d6 हो गया। अब Fe2+ करोगे तो क्या करोगे, तो अपन कहेंगे ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वैसे ही रहेगा भाई, ए आर। इलेक्ट्रॉन किससे निकालना इजी होगा, फोर्थ शेल से या थर्ड शेल से, तो अपन कहेंगे फोर्थ वाले शेल से, तो दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं क्योंकि +2 है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दो और 3d6 लिख दो, हो गया। ठीक है ना, किसी को डाउट है तो बताओ। बिल्कुल, ठीक है।
और अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ठीक है भाई, तो ये था पहले 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकालो, एक इससे निकालो, तो 3 हो जाएगा, +3। तो 4s 0 हो जाएगा और 3d5 बचेगा इसमें। तो ar 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो तो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन है। अब 3d5 लिखूंगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। देखो भाई, अगर किसी को डाउट है तो बोलो, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता सकता है। पक्का ना? आई थिंक एवरीबडी गेट। सबको समझ में आया? हम्म। सबको समझ में आया? चलो भाई, सबको समझ में आया। अब अपन लिख लेते हैं। अब मुझे लगता है कि और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलेगा। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। ठीक है, मुझे वैसे तो बड़ी जल्दी यहाँ पर और भी चाहिए था पेजेस, बट चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पर वैसे अपन यहाँ भी लिख सकते हैं। मुझे चाहिए था मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ एटम। वैसे तो आयन भी होता है और मॉलिक्यूल्स में भी होता है, लेकिन अभी अपन एटम की बात कर रहे हैं, इसलिए अपन ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। तो इफ एनी एटम और आयन have unpaired electron, unpaired electron in it, then it is paramagnetic in nature. Then it is paramagnetic in nature. Then it is paramagnetic in nature. Paramagnetic in nature. And if all the electrons are paired, if all the electrons are paired, then it is diamagnetic. Diamagnetic in nature. In nature. तो ठीक है, हमें ये पता है कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो डायमैग्नेटिक होगा। अब जरा ये बताओ कि ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक होते क्या है, फिर अपन चेक करेंगे कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है और कौन सा डायमैग्नेटिक है। तो पहले एक बार पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक वर्ड को समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर अपन तो भाई हम कैसे, हम मतलब है क्या ये तो बता दो। पैरामैग्नेटिक तो उसको समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद अपन एटम्स देखेंगे कि किसमें अपन को कैसे चेक करना है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा। पैरामैग्नेटिक होता है when atom or ion is placed in the external magnetic field. External magnetic field. Then it shows. Then it shows deflection due to presence of unpaired electron. Then it shows deflection due to presence of unpaired electron. तो फिर कहेंगे सर ये है क्या, ये तो बताओ। ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो तो हमें पता है। पता क्या होगा, जैसे अपने पास कोई मैग्नेट है, उसमें नॉर्थ साउथ पोल, अपन को पता है उसकी एक फील्ड होती है नॉर्थ साउथ पोल की, ऐसे अपन बनाते भी हैं, उसका एक फील्ड होता है। अब अपन ने कोई एटम को यहाँ पर रखा,
अगर उस एटम में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अब वो अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका मैग्नेटिक स्पिन तो कैंसिल हुआ नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट, तो उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होगा। तो इसमें से कुछ एटम जो होंगे जिसके इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे हुए, मतलब यू नो दैट, अगर वो ऐसे हुए, मतलब नॉर्थ और साउथ, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट तो कैंसिल हुआ नहीं, तो नॉर्थ नॉर्थ से रिपल करेगा, साउथ साउथ से रिपल करेगा, उस रिपल्शन की वजह से वो ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। ये जो राइट ना एटम है वो डिफ्लेक्ट होगा। अगर ये डिफ्लेक्ट होगा तो अपन कहेंगे वो पैरामैग्नेटिक है। अगर उसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे ऐसे हो गए, ये पेयर्ड हो गए, तो इनके मैग्नेटिक मोमेंट तो कैंसिल हो गए, इनमें मैग्नेटिक मोमेंट तो होगा नहीं अगर पेयर्ड होंगे। तो ये तो अपना मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल कर चुके हैं, इनमें तो कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट होगा नहीं। तो जब इनको, जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर उनको रखूंगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो फिर इसका इसके साथ इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इनका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो गया। तो जब मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल होता है तो अपन कहते हैं डायमैग्नेटिक होते हैं। और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, क्योंकि वो डिफ्लेक्शन शो करेंगे। अब डायमैग्नेटिक में अपन कहेंगे अच्छा इसके पास जाएगा, कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो अपन कहेंगे नेग्लिजिबल लिख दो अगर लिखना है तो। अदरवाइज मैं तो कहता हूं नो डिफ्लेक्शन या नेग्लिजिबल डिफ्लेक्शन बोल दे, लेकिन पैरामैग्नेटिक अगर है तो अच्छा खासा डिफ्लेक्शन होता है। और जितने ज्यादा ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे ना जो पेयर्ड नहीं हो पाए, उतना ज्यादा उसमें पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो अब इसमें अपन बता सकते हैं कि भाई ये जो है मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। सो कोई भी ऑर्बिटल जिनमें ऐसे ना, अपन कहेंगे कि भाई अगर अपन को गिवन है, तो अगर ऐसे ऑर्बिटल है फॉर एग्जांपल, तो अगर अपने पास कोई भी ऐसे ऑर्बिटल है जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, because magnetic moment of these electrons is not cancelled. और डायमैग्नेटिक, अगर अपन डायमैग्नेटिक की बात करेंगे तो अपन कहेंगे डायमैग्नेटिक के केस में when there is no unpaired electron, no unpaired electrons, then the atom placed, ions placed in magnetic field do not show deflection, field do not show deflection, do not show deflection, फिर वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा अगर डायमैग्नेटिक है तो। they will do not show the deflection, फिर वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, और नेग्लिजिबल डिफ्लेक्शन भी लिख सकते हो, डिफ्लेक्शन। तो एग्जांपल लिख लेते हैं कि भाई अगर सभी ऑर्बिटल जैसे एस ऑर्बिटल है तो ऐसे पेयर्ड होना चाहिए, तो उनके मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो गए, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कोई इंटरेक्शन नहीं होगा इनका, ये डायमैग्नेटिक होते हैं। अगर सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये तो अनपेयर्ड है, अभी फिर पेयरिंग हो गया, ये पेयरिंग हो गया, तो ये अनपेयर्ड है, इसमें डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि वो देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अपन कहेंगे ठीक है, ऐसे कोई भी ऑर्बिटल जिसमें s2 है, p6 है, d10 है, राइट ना, f14 है, ये सब के सब डायमैग्नेटिक होंगे। इसके अलावा इनमें कुछ भी होगा, s1 है, p12 5 है, d12 9 है, ये सब पैरामैग्नेटिक होंगे, f12 13 है, दे आर पैरामैग्नेटिक, दीज आर पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फिर अपन उनको पैरामैग्नेटिक होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें चेक करने होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करना हमको आता है।
According to Bohr, the magnetic moment of atom or ion is calculated as, अगर हमें कैलकुलेट करना है तो फिर ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यू मैग्नेटिक मोमेंट को सिग्निफाई करता है, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। ये इसका यूनिट है, बोर ने दिया था इसलिए उसने अपने मैग्नेटॉन ऐसे रखा, बोर मैग्नेटॉन। सो इसको bm जैसे डिनोट करते हैं, bm लिखते हैं बोर मैग्नेटॉन। म्यू इज मैग्नेटिक मोमेंट, n is number of unpaired electrons, number of unpaired electrons। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भाई अगर इफ n इक्वल टू 1 तो म्यू का वैल्यू आएगा 1.73 b है। तो अगर n का वैल्यू 1 होगा तो 1 इंटू 1 प्लस 2 मतलब 3 हो जाएगा। तो रूट 3 अगर लेना है तो अपन को पता है 1.73। If n equal to 2, mu will be equal to 2.87 b है। n का वैल्यू अगर 3 मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, mu will be equal to 3.97। n का वैल्यू 4 होगा तो mu will be equal to 4.87 और n का वैल्यू 5 होगा तो mu will be equal to 5.86 bm। तो मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा। चलो पहले कैलकुलेट करते हैं कि म्यू कैसे कैलकुलेट करना है। अगर कोई एटम है तो अपन एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास सपोज करते हैं तो Cl एटम है, 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 p6 3s2 p5। अब जब मुझे मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है तो मैं लास्ट वाले सबशेल से कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि बाकी सब तो पेयर्ड होंगे, ये फुली फिल्ड है, पेयर्ड होना ही होना है। तो लास्ट वाला जो सबशेल होगा उसी से कैलकुलेट करूंगा। तो p वाले में क्या होगा, 3 ऑर्बिटल होते हैं p के, 3 4 और 5 ऐसे फिल करोगे आप 3 4 5। तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब n का वैल्यू हो गया 1, therefore mu will be equal to 1.73 ये ऐसे कैलकुलेट कर। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे मेरे पास गिवन है वेनेडियम 23 होता है, तो वेनेडियम के लिए लिखूंगा मैं 1s2। अब इसमें 23 है तो 18 तो आर्गन से लिख लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको आता है। ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गया आर्गन से, ये अंदर लिख लो, बाहर 18 लिख देना, मैंने वैसे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वैसे लिख ही देता हूँ, वरना तुमने अगर एग्जाम में किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ये आर्गन हो गया, इससे 18 इलेक्ट्रॉन हो गया और 4s2 3d3 हो गया। अब अपन को पता है ये तो फील्ड है ना कंप्लीटली, यहाँ ये तो सारी फील्ड अप होंगे, तो ये 3d3 बच गया हमारे पास। तो d के तो 5 ऑर्बिटल होते हैं, d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, तुमको पता है। तो फिर इसमें 1 2 3 ये तो सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू 3 आ गई। तो फिर मैं इसको लिख लूंगा, therefore mu will be equal to 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 into 3 plus 2 15, रूट ऑफ 15 is 3.0। अब अगर मेरे पास Ni28 के लिए तो मैं लिखूंगा ठीक है, ये भी AR हो गया 18 4s2 3d8। तो अपन कहेंगे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 5 ऑर्बिटल, तो 8 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं इसमें, 1 2 3 4
5, 6, 7 और 8, इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। Therefore mu is equal to अपने पास 2.87 Ni प्लस 2 है। तो ठीक है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन हटा दूंगा, तो मेरे पास आएगा Ar18 4s0 3d8। अभी भी d8 है तो उतना ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें क्या चेंज आएगा, कुछ भी नहीं। अभी भी 3d8 लिखना है, चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 n equal to 2, mu is equal to 2.87। कोई फर्क नहीं। ये आयंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को लिखना आता है, जो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो लास्ट वाले ही सेक्शन में होगा, लास्ट वाले सेक्शन में, बाकी सब तो अंदर वाले पे ऐड होंगे। किसी को डाउट है तो बोल। मैग्नेटिक कैरेक्टर, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक आप मतलब इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। मैं पिछले वाले पेज पे जा रहा हूँ, 4th वाले पेज पे, और इसमें ये होगा तो P5 हो गया, मतलब पैरामैग्नेटिक हो गया। सोडियम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब पैरामैग्नेटिक हो गया। स्कैंडियम में भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब पैरामैग्नेटिक हो गया। D5 है, इसमें तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि D में तो 5 है ना, पैरामैग्नेटिक हो गया। 8 मतलब पैरामैग्नेटिक हो गया। P1 है तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। ये वाला भी, ये तो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक ही हैं। ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है। F नेगेटिव में सारे फील्ड है, तो ये डायमैग्नेटिक है। इसमें भी सारे फील्ड हैं, ये डायमैग्नेटिक है। इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये पैरामैग्नेटिक है। इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर ये डायमैग्नेटिक। Mn+2 है तो D में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये पैरामैग्नेटिक। D में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये भी पैरामैग्नेटिक। अगर मुझे सारे सबशेल फील्ड मिलेंगे तो ही मैं बताऊंगा कि वो डायमैग्नेटिक है। अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो मैं पैरामैग्नेटिक बताऊंगा। सो अपन को इन सब में सिर्फ 3 ही डायमैग्नेटिक मिले, क्योंकि उसमें अगर आप चेक करोगे तो जो लास्ट वैलेंस सबशेल है ना, वो फिल्ड था पूरा, फिल्ड है पूरा, फिल्ड। कंप्लीटली फिल्ड होने का मतलब है इट विल बी डायमैग्नेटिक। तो अपन इनमें लिख सकते थे कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक। तो अपन से डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछता है कि भाई पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है। ठीक है, मैं एक दूसरा क्वेश्चन, मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इधर कोई डाउट नहीं है अपन को, तो मैं इससे एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं कि भाई अपन से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, वो देखते हैं।
ठीक है, मैं दूसरे पेज पे जा, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, एन अननोन एलिमेंट, मतलब अपन से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हैं मतलब, और बड़ा इजी होगा, और मतलब बड़े अच्छे से अपन को कंफ्यूज करेंगे वो। एन अननोन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर is equal to 26. If the element is an ionic state, has a oxidation state of A, that unknown element is X plus. When its magnetic moment is when its magnetic moment is 4.87 BM. Calculate the possible values of X. तो देख एक बात है, अब ये वाला जो वैल्यू गिवन ना, पहले मैं आपको एक बार बता दूं, इस वाले वैल्यू को देख के मुझे एक बात तो पता चल गया, by 4.87 BM, we can say the element has 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। आप डायरेक्टली कैसे बोल सकते हो, न्यू आपको गिवन था 4.87, तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना चाहिए था, यहां से n कैलकुलेट करना चाहिए, आपने डायरेक्टली n4 कैसे बता दिया। तो देख लास्ट पेज में अपन ने क्या लिखा है कि जिसमें जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इधर जो भी नंबर आपने लिखे ना, वो डेसिमल के पहले वाला नंबर वही था जो यहाँ था, डेसिमल के पहले वाला नंबर वही था जो यहाँ था। मतलब अगर मुझे मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है तो डेसिमल के पहले वाला नंबर ही नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब वो अपन जल्दी से कौन कैलकुलेट करता है, उतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सॉल्व करेगा इसमें, इसका रूट लो, फिर 1 स्क्वायर लिखो, फिर 2n लिखो, सॉल्व करो, सीधे लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों सॉल्व करो। तो एक बात अपन को पता चल गया कि ये मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन तो उसमें 4 है, अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट रखना है तो पहले तो अपन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। तो अपन कहेंगे देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 18 से ज्यादा है, इसलिए मैं लिखूंगा AR 18 4s2 और 3d6 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं क्या करता हूँ, ये बना लेता हूँ 4s2 3d6, क्योंकि बाकी से तो कुछ है नहीं, तो एक तो मैंने बना लिया 3d6, ये हो गया 3d6, 1 2 3 4 5 6 और 4s हो गया। हाँ, उसको क्यों लिखना पड़ेगा, तो अंदर तो इलेक्ट्रॉन लिखनी ना, तो ये 4s हो गया। तो अपन कहेंगे यार एक काम करो ना, ये 3d है और ये 4s, तो अपन क्या कहेंगे, इसमें तो पहले से ही 4 इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन कुछ भी मत निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही लिख दो, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो पहले से देखना, जब वो न्यूट्रल है तभी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अपन कहेंगे ठीक है, x इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ मैं। आपने यहाँ पर क्या लिखा था, अच्छा पॉसिबल लिखा है, मतलब एक से ज्यादा लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं,
पॉसिबल लिखता हूँ। तो अपन कहेंगे एक तो आप 0 लिख दो एक्स का वैल्यू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन पहले से, कुछ मत निकालो तो भी 4 है। अब दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, अपन कहेंगे ये ए तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। अब अपन कहेंगे इससे ना 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, मतलब 4s को 0 बना दो। पहले तो इलेक्ट्रॉन आप 4s से निकालोगे तो ए पे +2 चार्ज हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू एक बार 2 लिख दूंगा। अभी भी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है भाई, इससे 2 इलेक्ट्रॉन हटाए आपने तो अभी भी तो 4 होंगे इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो वो भी उससे पॉसिबिलिटी। मैं एक्स को +2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इससे दोनों हटाऊंगा तब भी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इन दो को हटाने के बाद 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे 2 और इससे हटाना पड़ेगा, तो भी 4 बचेंगे ना भाई। देखो 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकालते हैं तो 6 बचे, अब 6 में से एक यहां से निकालते हैं तो 5 अनपेड हो जाएंगे, तो एक और निकाल देते हैं तो 4 अनपेड बचेंगे, मतलब A+4 कर सकता हूँ। जब आप +4 करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको, 2 इससे निकाले 2 इससे निकाले, तो इसमें 4 बचेंगे, तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन रह गए होंगे। अभी भी बोल सकता हूँ मैं, मतलब एक्स का वैल्यू +4 भी हो सकता है। तो अपन कहेंगे यहां पर आप ऑप्शन बता दो, अगर कभी इन ऑप्शन से अगर आपने कॉम्बिनेशन बताया तो ये वाला कॉम्बिनेशन बता दूंगा, या फिर आप ऑप्शन में किसी एक को दोगे तो उसको टिक कर दूंगा, इनमें से कि मैं किसी को भी लिख सकता हूँ, इसलिए आपने मुझसे पॉसिबल पूछा था। आपसे अपन सबको समझ कि अपन को कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक मूवमेंट से अपन ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक मूवमेंट बता सकते हैं। आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई बता सकते। बताओ, किसी को डाउट नहीं? ठीक है, अब मुझे एक क्लास और चाहिए तो खत्म हो जाएगा अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक क्लास और तो एटॉमिक स्ट्रक्चर अपना खत्म हो जाएगा। अब जो एक्सेप्शन वाले हैं कुछ कुछ ऐसे, जैसे क्रोमियम और कॉपर है, मैंने अभी तक इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को टच भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था ये दोनों एक्सेप्शन में जाएंगे। तो वो क्यों जाएंगे वो मैं बताऊंगा, मुझे ये बताने के लिए और स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल्स बताने के लिए एक क्लास और चाहिए, तो अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, मुझे नहीं थोड़ा सा स्टेबिलिटी, क्रोमियम कॉपर आएगा तो छोड़ना पड़ेगा ना फिर अपन को। तो आपके पास अभी मतलब जो होमवर्क होगा, डीपीपी कितने हो गए तुम्हारे, डीपीपी कितना हुआ? है भी है, सब चलेगा, नहीं है। डीपीपी 6-7 कर लो तुम, डीपीपी 6-7 आपका होमवर्क है, और शीट में एक्सरसाइज 1 से, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एक्सरसाइज 2 से कर लेते हैं पार्ट 1 पार्ट 2। ये 1 to 15 मैंने पहले दिया था, दोनों में ही, शायद इसमें दिया था इसमें नहीं दिया था, आप इनको कर लो 1 to 15 को, और डीपीपी 6-7 कर लो, राइट, ये आपका होमवर्क है। तो फिर आज इतना ही पढ़ लेते हैं।